नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में खास करके स्पेशली मनी वाले यूनिट में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो मनी सप्लाई है, मतलब उसके बारे में तो हमने देख लिया, M1 के बारे में स्टडी कर लिया, लेकिन मनी जो है उसको कौन सप्लाई करता है इकॉनमी में, जो मनी सप्लाई आती कैसे है, करेंसी कौन इशू करता है और कॉइन कौन इशू करता है, और जो करेंसी नोट्स हैं 1 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ तक कौन इशू करता है, और मनी सप्लाई कहाँ कहाँ से कंट्रोल होती, कौन कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला जो टॉपिक है हु सप्लाइज मनी। मनी कौन सप्लाई करता है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो पहला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा कॉमर्शियल बैंक्स। तीसरा द गवर्नमेंट। ये तीनों मिल करके मनी सप्लाई करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो ये आरबीआई बना था 1935 में और 49 में। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1935 के एक्ट के थ्रू जो है ये एक बैंकिंग एक्ट था उसमें, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1935 में। उस समय ब्रिटिश शासन था, क्योंकि हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न था। तो भारत में भी एक सेंट्रल बैंक बनाया गया था और जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद 1949 में इसे नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। मतलब तो ये 1949 में आज़ादी के बाद ये नेशनलाइज्ड बैंक एक तरीके से मीन्स रजिस्टर्ड हो गया, कंट्री का बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया। तो आरबीआई का मुख्य काम क्या है? आरबीआई देखिए पूरी कंट्री में जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, मतलब बैंक का काम करने वाले, तो बैंक का काम से मतलब क्या है, बैंक में क्या काम होता है, मेनली वर्क क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। मतलब जो जनता के पास, लोगों के पास जो है जो छोटी छोटी जमाएं होती हैं, बचत होती है, पूंजी होती है, लोग जो पैसा अपनी सेविंग करते हैं उसको हम बैंक में जमा करते हैं। कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई में नहीं। आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपका इंडिविजुअल अकाउंट नहीं हो सकता। आरबीआई में किसका खाता होता है? सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सारे कॉमर्शियल बैंक का होता है, और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी होते हैं, नाबार्ड के होते हैं, सेबी के होते हैं। इस तरह बड़े बड़े जो और दूसरे कंट्री के जो बैंक होते हैं उनके अकाउंट होते हैं, और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनके अकाउंट होते हैं। मतलब आम जनता का अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं होता। अब बात यह आती है कि हमारा अकाउंट कहाँ होता है। हमारा अकाउंट आप लोगों का होगा कॉमर्शियल बैंक में होगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ में होगा, या यूनियन बैंक में होगा, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा, सिटी बैंक में होगा, यूको बैंक में होगा, आंध्रा बैंक में होगा, यूनाइटेड बैंक में होगा, बैंक ऑफ इंडिया में होगा। जैसे ढेर सारे बैंक थे, अब तो बैंकों को बहुत कम कर दिया गया। मैं एक दिन इस पे एक टॉपिक लेने वाला हूँ पूरे बैंकिंग सिस्टम पे। तो ये जो सारे बैंक हैं, स्टेट बैंक से लेके बीओबी और यूबीआई वगैरह जो छोटे बैंक हैं, ये कस्टमर के साथ डील करते हैं, हम जैसे लोगों के साथ डील करते हैं। हम अपनी अकाउंट उस बैंकों में खोल सकते हैं और उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। और पहला तो ये हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब हमारी जो बचत होती है हम अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं और उसको जब चाहें तब विड्रॉल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस तरह का है। तो इसके लिए डिटेल जानने के लिए देखिए, अकाउंट 4 तरह का होता है। एक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, 3.5% 4% इंटरेस्ट होता है। तो उसमें कुछ लिमिट होती है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते।
दूसरा करेंट अकाउंट होता है, बिजनेसमैन का होता है, कम से कम 10,000 रुपये उसमें मेंटेन करना पड़ता है कैश हमेशा आपके लिए, और उसमें अनलिमिटेड डिपॉजिट और विड्रॉल होता है। मतलब कभी भी आप अनलिमिटेड डिपॉजिट और विड्रॉल चाहे जितनी बार जमा करिए, चाहे जितनी बार निकालिए दिन भर में, वो करेंट अकाउंट हुआ। तीसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट होता है, आरडी जिसे कहते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया जाता है और 2 साल 3 साल 5 साल 1 साल से लेके 5 साल 10 साल जितने साल भी आप खोलना चाहें मंथ के हिसाब से अपने पैसे उसमें जमा करते हैं। और जब वो टाइम पूरा हो जाता है, लॉक जो उसका टाइम पीरियड जो है 5 साल 3 साल जो भी किया हो आपने आरडी कर रखी हो, पूरा होने के बाद इंटरेस्ट के साथ में आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। चौथा अकाउंट होता है टाइम डिपॉजिट्स जिसे कहते हैं, एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। मतलब उसमें एक बार में ही आपने 1000 5 मतलब जितना भी पैसा चाहें 5,000 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख करोड़ रुपए आप उसमें जमा कर दीजिए, और जितने साल के लिए जमा करेंगे उतने साल के लिए पैसा उसमें लॉक हो जाएगा, और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि उस पर जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जितना कम समय रखेंगे उतना कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो नॉर्मली 8% तक 7-8% तक जो है 8% तक मैक्सिमम आपको उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये, और दूसरा ये तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का हो गया। दूसरा बैंकों का काम क्या है, कमर्शियल बैंक का, एडवांसिंग लोन। हमने जिसके पास सरप्लस पैसा है सेविंग है बैंक में जमा कर देता है, और जिसको पैसे की ज़रूरत है वहाँ से लोन ले लेता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में जो कॉमर्शियल बैंक है वो मनी सप्लाई करता है, डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करता है। मैं इसके बारे में आगे बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ, कॉमर्शियल बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, तो आगे टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो उसके बारे में, तो कॉमर्शियल बैंक भी मनी सप्लाई को बढ़ा देता है इकोनॉमी में थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। तीसरा है द गवर्नमेंट, ये भी मनी सप्लाई करती है। अब हम एक चीज़ ये जान लें कि रिजर्व बैंक आरबीआई, जो आरबीआई है पहला, ये करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपीज़ तक की जो पेपर करेंसी है रिजर्व बैंक इशू करता है। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये। कौन कौन से हुए? 2 रुपये, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000। 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का जो कागज़ का नोट, उसे हम कहते हैं पेपर करेंसी या करेंसी नोट्स कहते हैं, कागज़ का नोट, वो ये इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मनी सप्लाई करता है। दूसरा, जो कॉमर्शियल बैंक है उसे करेंसी इशू करने की अथॉरिटी नहीं है। कॉमर्शियल बैंक केवल डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करता है, उसके थ्रू मनी सप्लाई को बढ़ाता है। दोनों अलग चीज़ है। कॉमर्शियल बैंक केवल डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो दूसरा है गवर्नमेंट के जो दूसरे पार्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का क्या काम है? 1 रुपये का नोट, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस 1 रुपये का नोट इशू करता है, और सारे सिक्के जो कॉइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से इशू होते हैं, मतलब गवर्नमेंट। तो सप्लायर ऑफ मनी, देखिए एक्चुअल में दोनों, मतलब करेंसी इशू करने की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों,
दोनों सप्लायर। और अगर मनी सप्लाई की बात करें इकोनॉमी में, तो उसमें कॉमर्शियल बैंक का भी रोल आ जाता है। तो 1 रुपए की नोट, वैसे 1 रुपए की नोट पे आप देखिएगा जो सिग्नेचर होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के सेक्रेटरी का साइन होता है। और 2 रुपए से लेके 2000 रुपए की जो नोट होती है उस पे आरबीआई के गवर्नर, अब आप गवर्नर कौन है बता दीजिए, डॉक्टर शक्तिकांत दास। तो ये जो है इनका सिग्नेचर होता है आरबीआई से जो करेंसी। लेकिन ये सारी करेंसी आरबीआई के थ्रू ही इकोनॉमी में पहुंचती है। तो मुझे लगता है अब हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक के पास होलसेल अथॉरिटी है नोट छापने की। लोग सोचते हैं कि नोट तो अपने देश में ही छपते हैं, पैसा कम हो गया तो क्यों ना खूब ढेर सारी नोट छाप दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। पहली चीज़, करेंसी इशू करने के लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं जिसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आरबीआई को 200 करोड़ रुपए की जो असेट्स है वो रिजर्व में रखना पड़ता है। अब 200 करोड़ में क्या क्या होगा, इसके दो पार्ट होंगे। 115 करोड़ रुपए मूल्य का होगा गोल्ड, सोना। 200 करोड़ मिनिमम रिजर्व में 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखना होगा, मेंटेन करना होगा। और बाकी बचता कितना है? 85 करोड़ रुपीज। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब विदेशी मुद्राएं 85 करोड़ रुपए की। ये मिनिमम रिजर्व में रख करके आरबीआई विद परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से जितनी चाहे उतनी करेंसी छाप सकता है, इशू कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे देश में पैसे की कमी है तो खूब छाप दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कारण क्या है? इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है अगर वो डबल हो जाती है तो मनी की वैल्यू आधी हो जाती है। अगर आप मनी की थ्योरी, मनी बैंकिंग में ही आगे चल करके जब पढ़ेंगे तो ये फिशर की थ्योरी है। ये बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई अगर डबल कर दी जाए तो उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। मतलब अगर पूरी इकोनॉमी में, मतलब एग्जांपल के लिए 1000 मतलब मिलियन रुपीस सपोज दैट है और उसको 2000 मिलियन रुपीस कर दिया जाए, मतलब डबल छाप दिया जाए, इशू कर दिया जाए, तो होगा क्या? इसका फर्क क्या पड़ेगा? आप जैसे सपोज दैट ब्रेड का जो पैकेट है अगर आप उसे 50 रुपए में खरीद के ला रहे हैं तो जैसे ही मनी सप्लाई डबल होगी यही पैकेट आपको मिलेगा 100 रुपए का। इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हम अलग तरह से सोचते हैं। कुछ लोग कहेंगे महंगा हो गया, ब्रेड जो है एक पैकेट 50 का था अब 100 रुपए का हो गया, महंगा हो गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि महंगा नहीं हुआ, जो रुपया है भारतीय रुपया उसकी वैल्यू घट गई।
आधी रह गई, मतलब उसकी वैल्यू आधी रह गई, और जब वैल्यू आधी रह गई तो आप उसके लिए डबल पेमेंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ अब क्या होगा, 50 रुपये की वैल्यू 100 रुपये के बराबर हो गई। मतलब ब्रेड का जो पैकेट 50 का मिल रहा था अब 100 रुपये मिल रहा है, तो जो मुद्रा की वैल्यू है वो घट गई है। मतलब आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो उसके लिए, सामान तो उतना ही है, ब्रेड का पैकेट ही है, आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। ज़्यादा पे कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि भारतीय रुपये की कीमत मार्केट में घट गई। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी ही मनी सप्लाई बढ़ाएगा, रुपये की कीमत उतनी घटती चली जाएगी। यूँ कह लीजिए कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और आम आदमी या मध्यम वर्ग का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कीमतें हर दिन हर हफ्ते 2 गुने रेट से बढ़ती चली जाएंगी, और ऐसा हुआ है कई देशों में। तो ये है सिस्टम। तो मुझे लगता है कि मनी सप्लाई का जो सिस्टम है, चेन है, आपको समझ में आ गया होगा। 2 चीज़ें हैं, एक हाई पावर्ड मनी है, उसको जान लीजिए क्या है। इसको मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, या बेस मनी भी कहते हैं। हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस या बेस मनी भी कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला क्या है, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। हाई पावर्ड मनी में करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, और दूसरा वॉल्ट कैश एट कॉमर्शियल बैंक या वॉल्ट कैश हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, जो ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए कॉमर्शियल बैंक में या उसके प्रीमाइजेज में उस बैंक के अंदर जितना कैश होता है वो भी हाई पावर्ड मनी होता है। और तीसरा कैश डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कॉमर्शियल बैंक के जो कैश रखे हुए हैं डिपॉजिट्स के रूप में, वो भी हाई पावर्ड मनी के पार्ट है। तो हाई पावर्ड मनी में 3 चीज़ें आई, कैश हेल्ड विद द पब्लिक, जो जनता के पास पैसा है, दूसरा कॉमर्शियल बैंक के पास जो ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए पैसा है, जो उसके प्रीमाइजेज में पैसा है, और तीसरा जो रिज़र्व बैंक के पास जो है डिमांड डिपॉजिट्स है, किसकी, कॉमर्शियल बैंक की। तो ये है पूरा सिस्टम। इस तरह से इसको हम लोग समझते हैं। एक इसमें वर्ड बार बार बैंक मनी की बात आती है। बैंक मनी क्या है? तो बैंक मनी एक्चुअल में जो चेकेबल अमाउंट होता है उसे बैंक मनी कहा जाता है। मतलब जो लोगों की सेविंग और करंट अकाउंट के जो पैसे बैंकों में जमा है, मतलब वो कभी भी विड्रॉल हो सकते हैं, उसे कहते हैं बैंक मनी। और हाई पावर्ड मनी के बारे में हमने आपको बता ही दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और थैंक यू, बाय बाय।